बच्चों, जब कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो उसको उसके बदले में अपनी प्रॉपर्टी या अपनी फिक्स एसेट जो हैं वो मॉर्टगेज करनी होती हैं, यानी गिरवी रखनी होती हैं। ठीक है। और यूजुअली फिक्स एसेट्स या प्रॉपर्टी ही गिरवी रखी जाती है फॉर टेकिंग अ लोन। लेकिन कभी कभार अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है कि उसको जो सिक्योरिटी ऑफर करी गई है बाय द कंपनी वो सफिशिएंट अमाउंट की नहीं है, तो ऐसे में एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी के द्वारा उनको डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। इसी को कहा जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जब ये डिबेंचर्स कंपनी के द्वारा उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू किए जाते हैं तो कंपनी इन डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन के अमाउंट पे, ना कि डिबेंचर्स के अमाउंट पे। अब ऐसे डिबेंचर्स को बुक्स में शो करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप इन डिबेंचर से जुड़ी हुई एंट्री पास ही मत करो। ठीक है। और दूसरा मेथड वो होता है जब आप डिबेंचर से जुड़ी हुई एंट्री को पास भी करो इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो हम पहले बात करेंगे मेथड 1 की, जहां पर कंपनी ऐसे डिबेंचर से जुड़ी हुई एंट्री पास नहीं करती है जिनको एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया गया है। लेकिन लोन लेने की एंट्री तो कर सकते हैं। तो लोन लेने की एंट्री होती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया होगा उसका नाम आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी पहली एंट्री और द ओनली एंट्री। और फिर ऐसे में इस डिबेंचर्स को और लोन को कैसे शो किया जाता है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो उसका एक्सट्रैक्ट यहाँ पर देख लीजिए। कंपनी का नाम, माना कंपनी थी एक्स लिमिटेड जिसने लोन लिया, ये उसकी बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है। एज एट जो भी वो क्लोजिंग डेट होगी, जिस डेट में बैलेंस शीट बनाई जा रही है वो डेट डाल दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे लिखिएगा बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है बच्चों। बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में जो हेडिंग होगी वो होगी नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसके अंदर आपको लिखना है सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि नॉर्मली जो लोन लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। तो उसको हेड जो है नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर शो किया जाता है। यहाँ नोट नंबर डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल नोट नंबर 1। और यहाँ पर चलिए काम करते हैं, मान लेते हैं कि लोन जो है वो 5 लाख रुपए का लिया गया था और उसके बदले में कंपनी ने ₹6 लाख के डिबेंचर्स इशू किए थे। ठीक है। माना 10% डिबेंचर्स थे जो ₹6 लाख के इशू किए गए थे, उनकी फेस वैल्यू ₹100 थी। तो यहाँ पर 5 लाख डाल दीजिए पहले एंट्री में भी, और यही 5 लाख यहाँ पे अमाउंट में डाल दीजिए लोन का। ये हो गया आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, जिसके अंदर आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी हेड के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सब हेड के अंदर आपको ये अमाउंट शो करना है। अगर यही लोन आपका शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया होता तो आपका ये तो यही रहता इक्विटी एंड लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी आ जाता, और लॉन्ग टर्म बोरिंग की जगह शॉर्ट टर्म बोरिंग आ जाता अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया होता लोन तो। ठीक है बच्चों। अब जरा इसका नोट्स टू अकाउंट भी समझ लीजिए बच्चों। नोट्स टू अकाउंट्स में ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में बताइए कि वो कौन सा लोन था जो इस लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। तो बैंक लोन डाल दीजिए, अमाउंट में 5 लाख डाल दीजिए, और इसके ब्रैकेट में नीचे मेंशन कर दीजिए कि सिक्योर्ड बाय इशूइंग 10% 6,010% डिबेंचर्स, क्योंकि वो 100 रुपीज़ का एक है तो इसका मतलब नंबर वाइज वो 6,000 रहे होंगे। 6,010% डिबेंचर्स
ऑफ ₹100 ईच। बस आपको इतना ही शो करना है। लॉन्ग टर्म बोरिंग के नोट में आपको बताना है कि वो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर कौन सा लोन है, बैंक लोन है, और साथ साथ ये मेंशन कर देना है कि इस लोन को जो है सिक्योर्ड कराया गया था बाय द इशू ऑफ 6,000 10% डिबेंचर्स, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया, और ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये और लिख दीजिएगा बच्चों, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये हो गया हमारा बच्चों मेथड 1, जहां पर हम इन डिबेंचर्स के इशू के लिए कोई सेपरेट जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। बच्चों बात करते हैं अबाउट द मेथड 2, जहां पर इन डिबेंचर्स को इशू करने के लिए सेपरेट जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो पहली एंट्री तो लोन लेने की सेम बनेगी जो हमने मेथड 1 में बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट 5 लाख 5 लाख। ये तो एंट्री हो गई बच्चों लोन लेने की। अब डिबेंचर इशू करने की एंट्री भी देख लीजिए बच्चों। डिबेंचर इशू करने की एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा बच्चों, आपको ये अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। एक ये फिक्टिशियस अकाउंट आपको ओपन करना है, ठीक है, और साथ साथ क्रेडिट करना है अपना 10% डिबेंचर्स अकाउंट को, जो कि होगा आपका ₹6 लाख का। ये बन गई आपकी एंट्रीज। रही बात बैलेंस शीट की, तो पहले जैसे ही बनेगी। पर्टिकुलर्स में लिखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्योंकि आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में आप इसको शो करेंगे। उसके अंदर आपको नॉन करंट लायबिलिटी शो करना है, और इसके अंदर आपको शो करना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके आगे नोट में 1 डाल के आपको अब भी यहां पर 5 लाख ही शो करना है। आपने इन डिबेंचर्स को इशू करने की सेपरेट जर्नल एंट्री पास करी है, उसके बावजूद भी आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 5 लाख ही शो करना है, डिबेंचर्स का अमाउंट शो नहीं किया जाएगा। अब आइए इसका नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आपको शो करना है पहले बैंक लोन, वो ₹5 लाख की शो करेंगे आप। फिर आपको शो करना है 6,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 6 लाख आ जाएगा, और माइनस कर दीजिएगा इसमें से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो ये कारण है कि ये डिबेंचर्स जो हैं एंट्री पास करने के बावजूद भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आते, क्योंकि हम क्या करते हैं डिबेंचर्स के अमाउंट में से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट माइनस कर देते हैं, तो ये नलिफाइड हो जाता है, जिसकी वजह से केवल लोन का अमाउंट ही बैलेंस शीट में जाता है। और बैंक लोन में आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं सिक्योर्ड बाय इशू डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये मेथड फॉलो किया जाता है, ये दोनों मेथड्स फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर बच्चों?